हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कर रहे थे स्टैटिक्स चैप्टर 10 रेंजेस के एग्जांपल्स हम कर रहे थे। इससे पहले हम इसके आर्टिकल्स और एग्जांपल्स यानी कि 2 एग्जांपल्स हम इसके कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जांपल नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करूँगी क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दूँ क्योंकि हो सकता है इसकी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 3 है आपका, ये बहुत ही ईजी है और आप देख सकते हैं ये बहुत बार आया होगा तो इम्पोर्टेंट तो है ही। बुक में हो सकता है कि करने का तरीका जो दे रखा है ना वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद मुश्किल नहीं लगेगा आपको ये। इसके लिए बस आपको 2 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से लर्न करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? इसकी स्टेटमेंट कह रही है रेंज ऑफ द सेम पिच P एक्ट अलॉन्ग द एजेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन ABCD ऑफ साइड ए। मतलब आपके पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है जिसका नेम क्या है, ABCD है और वो रेगुलर है। इट मीन्स उसकी सभी साइड्स सेम है और वो सभी साइड्स क्या है, A है। उन पे जो रेंज लग रहा है उन सब की रेंज की जो पिच है वो P सेम है हर किसी के लिए। ठीक है, और हर 2 साइड की कॉरस्पॉन्डिंग जब का रेंज है और जब की इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम। मतलब जो रेंज और जो इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स। जो फोर्स और जो रेंज AB पे लगेगा वही DC पे लगेगा, जो BC पे लगेगा वही DA पे लगेगा और जो DB पे लगेगा वही CA पे लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। आपको शो ये करना है कि जो इक्विवेलेंट रेंज आएगा यानी कि इन सब का जो इक्विवेलेंट रेंज आएगा उसकी जो पिच होगी वो क्या होगी, ये होगी। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए वो क्या है, वो ये है। हमारे पास एक आर्टिकल था रिजल्टेंट ऑफ रेंजेस ऑफ 2 गिवन रेंजेस। मतलब आपको 2 रेंजेस दे रखे हैं R1K1 और R2K2 और इनके बीच के एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है किसका, R स्क्वायर का। और एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए आपको, क्या, KR का फॉर्मूला क्या है, ये R1K1 प्लस R2K2 प्लस K1R2 प्लस R1K2 कॉस थीटा प्लस AR1R2 साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला किसका है, KR का फॉर्मूला। क्लियर है? अब हम करते हैं अपनी क्वेश्चन की बात। देखिए क्वेश्चन में टेट्राहेड्रन है, सबसे पहले हम एक टेट्राहेड्रन बना लेते हैं। अब टेट्राहेड्रन 3D है तो हम इसको प्रॉपरली तो यहाँ पे शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या कहा कि रेगुलर है और सभी की साइड्स क्या है, सेम। इट मीन्स BC क्या है, A के इक्वल, AB भी क्या है, A के इक्वल, AC भी क्या है, A के इक्वल, AD भी किसके इक्वल है, यहाँ से ये AD किसके इक्वल है, A के इक्वल, BD भी किसके इक्वल है, A के इक्वल, और DC भी किसके इक्वल, A के इक्वल। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि AB और DC के लॉन्ग जो आपका रेंज है और जो फोर्स है वो सेम लगेगी और पिच P है। दूसरा उन्होंने कहा BC और DA के लॉन्ग। तीसरा उन्होंने कहा DB और CA के लॉन्ग। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा जब हमने पिच की डेफिनेशन पढ़ी थी तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट अपॉन फोर्स। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट अपॉन फोर्स। तो पिच तो हमें सभी की P गिवन है, पिच तो मैं P गिवन है, मूवमेंट को मैं M ही मान लेती हूँ। और मैं मान लेती हूँ कि AB और DC के अलोंग जो हमारी फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या लग रही है, R। क्या लग रही है, फोर्स R। BC और DA के जो अलोंग हमारी फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या लग रही है, P फोर्स। और DB और CA के अलोंग जो हमारी फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, Q फोर्स। ठीक है, तो देखो P इज इक्वल्स टू M/F। F मेरा इसके अलोंग क्या लग रहा है, R। तो इसके अलोंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, PR। क्या हो जाएगा, PR। क्लियर है, समझ में आ गया हमने कैसे निकाला PR। तो इसके अलोंग फोर्स R लग रही है और मूवमेंट कितना है, PR। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो फोर्स कितनी लग रही है, P इज इक्वल्स टू M/P। मूवमेंट कितना लग रहा है, P इंटू P। तो यहाँ पे मूवमेंट कितना लग रहा है, P इंटू P। इसी तरह से इसका मूवमेंट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q रखोगे तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू Q। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने पिच की डेफिनेशन से, पिच के फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, सभी का मूवमेंट निकाल लिया फोर्स को लेट करके। इसके अलोंग ये आ गया, इसके अलोंग ये आ गया और इसके अलोंग ये आ गया। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, AB और DC। ए से लेके बी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, R। और जो रेंज लग रहा है हम उसको डबल एरो से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी जो मूवमेंट लग रहा है उसको डबल एरो से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज PR।
ए बी पे और दूसरा कहाँ लग रहा है, डी सी पे। डी सी ये रही हमारी, डी सी पे भी क्या लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है आर, और जो मोमेंट है वो क्या लग रहा है, पी आर। क्लियर है। इसी तरह से बी सी, बी सी ये रहा, बी सी पे फोर्स तो लग रहा है पी, और मोमेंट क्या लग रहा है, पी पी। इन द सेम वे डी ए कहाँ है, डी ए ये रहा, यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है पी, और मोमेंट क्या लग रहा है, पी पी। यहाँ पे सी ए के लॉन्ग मोमेंट लग रहा है आपका पी क्यू, और फोर्स लग रहा है क्यू। यहाँ पे भी आपका पी क्यू और फोर्स कितना लग रहा है, इसको डबल एरो से दिखा देना और इसको क्यू ऐसे दिखा देना। ठीक है, समझ में आ गया फिगर हमने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, यहाँ पे देखो ए बी है, डी सी है, ये क्रेंच का काम कर रहा है क्योंकि इसमें फोर्स भी है, इसमें मूवमेंट भी है। तो अब रेंच यहाँ पे दो रेंच, मतलब जो ए बी डी सी के अलॉन्ग रेंच है, जो ए बी के अलॉन्ग रेंच है, देखो अब अगर ए बी के अलॉन्ग आपका रेंच आर वन के वन है तो इसके अलॉन्ग भी आपका रेंच क्या है, आर वन के वन है। ये सिचुएशन है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आर वन के वन है, ये आर वन के वन है, या फिर इसको मैं अगर आर के मान लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको मान लिया कि ये भी आर के है और ये भी आर के है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि जब दो रेंचेस हो तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा। यही होता है ना, और इसका स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब जो ए बी डी सी है इसके लॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो फोर्स कितनी है, आर। बी सी डी ए की अगर मैं बात करूँ तो इसके लॉन्ग फोर्स कितनी है, पी, और मोमेंट कितना है, पी पी। यानी कि ये एक ऐसे बन जाएगा पी कोमा पी पी, पी कोमा पी पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से किसी भी एक का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए, एक तो हम आर निकालेंगे और एक हम के आर निकालेंगे। इन दोनों के रिजल्ट को देखते हुए हम इसका सिमिलरली लिख देंगे। तो आपकी बुक में जो रिजल्टेंट निकाल रखा है वो इसका निकाल रखा है, किसका, पी फोर्स वाले का निकाल रखा है। तो मैं आपको पी फोर्स वाले का ही निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपकी बुक में इसका निकाल रखा है तो हम इसका निकाल लेते हैं। देखो फोर्स क्या है यहाँ पे पी, मूवमेंट क्या है यहाँ पे पी पी। फोर्स क्या है यहाँ पे पी और मूवमेंट क्या है यहाँ पे पी पी। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस थीटा। यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, यहाँ पे भी आर का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा क्या बन रहा है, थीटा की अगर मैं बात करूँ, देखिए थीटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, 90 होगा। 90 कैसे होगा, देखो ये टेट्राहेड्रन हमने ड्रॉ किया होगा, बट ओरिजिनल इसकी शेप तो ऐसी नहीं होती, ये कुछ ऊपर उठा हुआ पॉइंट होता है। तो ये बी सी के लॉन्ग लग रहा है, एक तो जो हमारा ये क्या है, ये जो रेंच है ये बी सी के लॉन्ग लग रहा है, और एक डी ए के लॉन्ग लग रहा है, यानी कि एक इसके लॉन्ग एक इसके लॉन्ग। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर थीटा क्या है, 90 है, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2p स्क्वायर। तो आर क्या आ जाएगा, √2p। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, ये हमने आर निकाल लिया। अब कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से इसको आप R1 लेट कर लो कि R1 आपने किसके लिए निकाला है, R1 आपने निकाला है इनके लिए। ठीक है, अब देखिए हमने इसके लिए R1 तो निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, K1R1। क्या निकालेंगे, K1R1। तुमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था उसका, K1R1 का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से था ना, यहाँ पे ये रहा, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, R1 K1 प्लस R2 K2 प्लस K1 R2 प्लस K2 R1, साथ में कॉस थीटा प्लस AR1 R2 साइन थीटा। और जो यहाँ पे ए है ना, ये ए पता है क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। इन दोनों रेंचेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए। इन दोनों रेंचेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए है। क्लियर है, देखो अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K1R1 इज इक्वल्स टू R1 K1, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हम इसमें अंदर वैल्यू पुट करते हैं, K1R1, यहाँ पे R1 का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगी, P R1 K1 का काम P कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, P तो फोर्स के लिए और P किसके लिए, मूवमेंट के लिए, प्लस P तो फोर्स के लिए और P किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ये स्मॉल कैपिटल P, अगर मैं कुछ गलत लिख दूँ तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर लेना, बट ये है P, और P किसके लिए है, एक फोर्स के लिए और एक मूवमेंट के लिए। प्लस देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, KR1 R2, तो
पी पी प्लस पी पी कॉस थीटा प्लस ए। यहाँ पे क्या होगा देखो, ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसका कोई मिड पॉइंट ले लिया दैट इज ई, इसका इस लाइन का मैंने मिड पॉइंट ले लिया दैट इज ई, और इस लाइन का मैंने मिड पॉइंट ले लिया दैट इज एफ, और मैंने क्या किया उन दोनों को कर दिया ज्वाइन। इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया मैंने ताकि आपको मैं समझा सकूँ, इसको मैंने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन, और फिर ए से ई को भी आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो मतलब ये कुछ ट्रायंगल बन जाएगी आपकी। आप ए से ई को ज्वाइन करोगे, ई से एफ को ज्वाइन करोगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप अलग से फिगर ड्रॉ कर लो इसकी। ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी इस तरह से, जी ट्रायंगल बन जाएगी। एफ इसका क्या है मिड पॉइंट, ई इसका क्या है मिड पॉइंट, तो एफ इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका एंगल, ये एंगल है, यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बी सी और डी ए के अलोंग रेंज ले रही हूँ, तो बी सी और डी ए के अलोंग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ई एफ है। क्या है, ई एफ। क्या है, ई एफ। तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, ई एफ। आर वन और आर टू, आर वन की वैल्यू भी पी पी और आर टू की भी वैल्यू पी। तो ये आर वन और आर टू दोनों क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर साइन। यहाँ पे साइन कितना बनेगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, जैसे साइन 90। यहाँ पे कॉस 90 था तो हमारी टर्म जीरो बन जाएगी। तो K1 R1 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो P P P P P P, ये क्या बन जाएगा 2P P स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2P P स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ई एफ। ई एफ को रखो एज इट इज एक बार पी स्क्वायर, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अब मेरा काम क्या है, ई एफ की वैल्यू को निकालना। तो ई एफ की वैल्यू के लिए मैं क्या लूँगी, इन ट्रायंगल, इसको आप अलग से ड्रॉ कर लो इस तरह से, अगर आपको समझ नहीं आता। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे आपका एफ पॉइंट है, और इस ट्रायंगल को आपने मिला रखा है, मतलब आपकी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ए एफ ई आपकी क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, और इसके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपकी जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्रायंगल के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर, ए एफ ई ट्रायंगल के अंदर जो ए ई साइड है वो किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं फिगर में, तो आप इसमें देखो एफ इसका मिड पॉइंट है, ये आपका ई है। ये क्या किया आपने, एफ से ई को मिला दिया और ए से ई को भी आपने मिला रखा है इसमें, मतलब मिलाया हुआ आपने। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल बन जाएगी, इसके सामने वाली साइड ए ई हाइपोटेन्यूस का काम करेगी, और हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर। बेस का काम यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए ई का स्क्वायर, हमें क्या पता है, देखो अब देखो ए एफ क्या है, ए एफ क्या है, हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी है ना, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, और ए डी क्या था ए, तो ए एफ क्या बन जाएगा ए बाई टू। क्लियर है, ए एफ क्या बन जाएगा ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एफ ई हमें नहीं पता कि वो कितना है। उसके बाद ए ई क्या है, कहाँ गए ए ई एरी, ए ई क्या है हमारे पास, ए ई की वैल्यू क्या हमें पता है, ए ई कैसे निकलेगा नहीं पता ना। ए निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे 4 ए ई के लिए मैं क्या करूँगी, ट्रायंगल लूँगी ए बी ई, क्या लूँगी, इन ट्रायंगल ए बी ई। आपको पता है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो इसके सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री का काम करेगा, 60 डिग्री का काम करेगा। तो देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए ई। इसके नीचे मैं क्या रखूँ, जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी। तो ए बी ई ट्रायंगल में बी ई की वैल्यू भी मुझे पता है, सॉरी ए बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, ए बी सी है पूरा यहाँ पे ए, बट यहाँ पे ए बी कितना है ए, तो मैं ए के नीचे क्या लग सकती हूँ ए बी, और यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए ई क्या है, ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, ए बी इस ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला होता है उसमें साइन होता है ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन। समझ आ गई, मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ तो इसको ध्यान से समझना प्लीज़। अब यहाँ से ए ई क्या आ गया, ए बी साइन 60 डिग्री, ठीक है, ए बी साइन 60 डिग्री। तो ए ई क्या आ गया, ए बी कितना है ए, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ए ई क्या आ गया ए √3/2। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना मैं, आप क्या √3a/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 3a² इज इक्वल्स टू a² प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। यहाँ से ई एफ के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे क्या बनेगा 3a² माइनस a² इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर। ये क्या बनेगा 2a²
इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर। ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर। तो स्क्वायर से जब रूट बनाओगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। ठीक है, तो ई एफ की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई रूट टू। हमारी इक्वेशन कहाँ गई, हमारी इक्वेशन ये रही। तो इस वैल्यू में ई एफ की वैल्यू पुट कर दूँ, ए बाई रूट टू, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, K1R1 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस ई एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या आई है हमारे पास, ए बाई रूट टू, और साथ में क्या था, पी स्क्वायर। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ K1 की वैल्यू चाहिए ना, और R1 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ सिर्फ K1 की वैल्यू चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले K1R1 इज इक्वल्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2p प्लस ए बाई रूट टू, ये ए है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से K1 इज इक्वल्स टू 1 बाई R1, इसको R1 से कर दो डिवाइड, 2p प्लस ए बाई रूट टू, ये ऐसे है। ठीक है, R1 की वैल्यू निकाली थी, R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, रूट टू पी, क्या आई थी, रूट टू पी। तो यहाँ पुट कर दो, K1 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू पी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ पे लिख लो पी स्क्वायर को, और अंदर क्या बचा है, 2p प्लस ए बाई रूट टू। ठीक है, अब इसके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, देखो पी स्क्वायर को तो बाहर रखते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये पी स्क्वायर है, ये पी है, इससे एक वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, पी, बाहर क्या बचेगा, रूट टू, और अंदर क्या है, 2p प्लस ए बाई रूट टू। तो ये फाइनल वैल्यू हो गया आपकी किसकी, K1 की वैल्यू। K1 की वैल्यू तो ये आ गई, और R1 की वैल्यू आई थी रूट टू पी, R1 की वैल्यू क्या आई थी, रूट टू पी। समझ आ गया। इसी तरह से अगर मैं K2 निकालूं, इसी तरह से मैं K3 निकालूं, तो K1 में हमारा जो फोर्स है वो P है, हमारी जो पिच है वो P है, हमारी जो डिस्टेंस है वो A है। ये डिस्टेंस A हर किसी के लिए A रहेगी, ये पिच P हर किसी के लिए P रहेगी। सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या होगा, P, Q और R चेंज होगा, है ना। तो अगर मैं K2 निकालूंगी तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, Q बाई रूट टू, यहाँ पे क्या 2, ये हमारे पास क्या है, पिच सेम रहेगी सबके लिए, प्लस A हमारा सबके लिए सेम रहेगा, ये वैल्यू ऐसे आएगी। और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 इज इक्वल्स टू रूट टू Q, क्योंकि फोर्स क्या है, Q। K3 निकालूंगी तो क्या आएगा, R बाई रूट टू, R क्यों, क्योंकि हमने उसके लॉन्ग फोर्स क्या ली थी, R। यहाँ पे क्या आएगा, 2p प्लस ए बाई रूट टू, और R3 क्या आएगा, R3 रहेगा रूट टू R। क्लियर है। K1 K2 K3 R1 R2 R3 आ गए, यानी कि K1 R1 एक रेंज आ गया, K2 R2 एक रेंज आ गया, K3 R3 एक रेंज आ गया। आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो K1 R1 इज इक्वल्स टू, कॉमा लगा के लिख लेना, इसको R1 K1 लिख लो, K1 R1 लिख लो, R1 K1 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हम R1 K1 से डिनोट करते हैं ना। तो रूट टू पी कोमा पी बाई रूट टू, 2p प्लस ए बाई रूट टू। ठीक है, अभी तीनों रेंज आ गए। अब हमें क्या करना है, हमारा लास्ट काम रह गया इन तीनों रेंजेस का इक्विवेलेंट रेंज निकालना है। तो देखो R1 R2 R3 क्या है, इंटेंसिटीज़ हैं, फोर्स हैं। तो मैं क्या मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि R डैश क्या है, इन सब का रिजल्टेंट क्या है, R डैश इन सब का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट है तो क्या करेंगे, हम इनको स्क्वायर कर देंगे। कैसे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, और इसका अंडर द रूट, ऐसे निकालते हैं। तो R डैश इज इक्वल्स टू R1 की स्क्वायर कितना है, रूट टू पी का स्क्वायर प्लस रूट टू क्यू का स्क्वायर प्लस रूट टू आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर द रूट। R डैश कितना आ जाएगा, देखो रूट टू का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2p स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2q स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 2r स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब जब मैं टू सब में कॉमन है तो मैं इसको लिख लूँ, 2 बाहर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऐसे। ठीक है, 2 भी है तो 2 का भी अंडर रूट आएगा, और इनका तो है ही, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, रूट टू अलग से लिख लेती हूँ, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऐसे अलग से लिख लेती हूँ। ये क्या आ गई, r डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ में आ गई। अब हमारा काम रहेगा सिर्फ k डैश की वैल्यू को निकालना। तो मैं मान लूँगी कि जो k डैश है वो क्या है, रिजल्टेंट रेंज है तीनों रेंजेस का। तो k डैश क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर और उसका अंडर रूट। K डैश K1 की वैल्यू हमारे पास आई थी
p बाई रूट टू, 2p प्लस a बाई रूट टू, ऐसे, और इस पूरे का स्क्वायर। इन द सेम वे इसको मैं ओपन कर लेती हूँ 1 मिनट। k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p को रिप्लेस कर दो q से, q बाई रूट टू, 2p प्लस a बाई रूट टू और इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हम r क्या आएगा, k3 क्या आएगा, r बाई रूट टू, 2p प्लस a बाई रूट टू स्क्वायर और इसका, ठीक है। और इस पूरी टर्म के साथ क्या है हमारा, अंडर द रूट है। इस पूरी टर्म के साथ क्या है, अंडर द रूट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो इस टर्म का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस टर्म का स्क्वायर तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाय रूट टू का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, 2। तो ये क्या बन जाएगी, पी स्क्वायर बाई 2। अंदर क्या है, 2p प्लस a बाई रूट टू, ठीक है। जब उसका करोगे क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। अंदर क्या है, 2p प्लस a बाई रूट टू प्लस आर स्क्वायर बाई 2, 2p प्लस a बाई रूट टू। क्लियर है। सबका क्या है, अंडर द रूट, ठीक है। k डैश इज इक्वल टू, देखो 2p बाई ए प्लस ये टर्म तीनों में क्या है कॉमन, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2p प्लस a बाई रूट टू बाहर, और अंदर सबके साथ क्या, अंदर हमारा सबके साथ क्या आएगा, p स्क्वायर बाई 2 प्लस q स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर बाई 2, ये बचेगा। और इस पूरी वैल्यू के साथ अंडर रूट तो है ही, ठीक है। ये हमने बाहर ले ली टर्म और ये ऐसे है। अब देखो k डैश इज इक्वल्स टू क्या रह गया हमारे पास, इसका हमारे पास स्क्वायर था ना। देखो इस टर्म का हमने स्क्वायर तो कर दिया, पी स्क्वायर बाई 2 तो कर दिया, बट इस टर्म का भी तो स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर है और इस टर्म का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। यानी कि अब जब इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो जब मैं इस टर्म को स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी टर्म, सिर्फ 2p प्लस a बाई रूट टू। समझ आया आपको। देखो इसका स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से इसको ऐसे कर लो, स्क्वायर से अंडर रूट ऐसे लिख लो एक बार इसको, ठीक है। और ये वाले टर्म हमारे पास एज इट इज़ अब 1/2 1/2 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि 1/2 का अंडर रूट ऐसे, और साथ में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी क्या है, अंडर रूट। क्लियर है। अब जब मैं के डैश को ओपन करूँगी तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2p प्लस a बाई रूट टू। 1 का रूट तो 1 ही, 1/√2 लिख दूँ इसको मैं, और अंदर क्या लिख दूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या आ गई मेरे पास, अब के डैश की वैल्यू आ गई ना। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पिच यानी कि पी डैश। तो पी डैश क्या होगा, इक्विवेलेंट के डैश अपॉन आर डैश। के डैश क्या है यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट, और आर डैश मेरे पास क्या है, फोर्स। तो पी डैश क्या होगा, के डैश बाई आर डैश। तो वैल्यू को पुट कर दो। के डैश की वैल्यू क्या आई है, 2p प्लस a बाई रूट टू 1/√2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर दी रूट। और आर डैश की वैल्यू जब हमने सॉल्व की थी तो आई थी √2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर दी रूट। तो इससे तो ये कट हो जाएगा, तो पी डैश की वैल्यू क्या बचेगी, देखो 2p प्लस a बाई रूट टू, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 कितना हो जाएगा, 1/2। अब क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो p डैश क्या बन जाएगा, 2p के नीचे भी 2 आ जाएगा और a बाई 2 के नीचे भी आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, p प्लस a बाई 2√2। यही हमें प्रूव करना था कि p डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। हैंस प्रूव आर रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लेंथी लगे। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, आपकी बुक में इस तरह से देखो, जो ट्रायंगल की वैल्यू निकाली ना हमने EF, ये चीज़ें पहले निकाल रखी हैं। इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। बाद में सारा प्रोसीजर वही सेम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर आप इसको स्टेप वाइज करते हो तो। अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो तो उसके लिए सॉरी। जब भी मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो मेरी राइटिंग ऐसी आती है गंदी, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा आपको क्वेश्चन। आई होप कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और मुझसे अब समझाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।